गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग मोनोकॉट के सीड की बात कर रहे थे। मोनोकॉट के सीड की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो मोनोकॉट के सीड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर पाया जाता है वो हमने उस इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर, ये है मोनोकॉट सीड। और मोनोकॉट सीड में हमने प्रारूपिक कौन लिया था? गेहूं को। यहाँ पर प्रारूपिक के रूप में यहाँ पर गेहूं को हमने यूज लिया था। तो यहाँ जो कैरियोप्सिस कोट था, इस कैरियोप्सिस कोट को 5 लेयर्स के अंदर हमने डिवाइड किया था कैरियोप्सिस कोट को। तो सबसे बाहर की तरफ कौन उपस्थित है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जिसको हमने क्या कहा था? आउटर एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है वो किसकी होती है? हाइपोडर्मिस की। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है और हाइपोडर्मिस के नीचे की ओर ये जो लेयर है वो कौन सी होती है? जो थिन वॉल्ड सेल होती है। जो थिन वॉल्ड सेल होती है, जिनकी जो कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली। वो कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर हाइपोडर्मिस के नीचे। और इसके नीचे जो क्रॉस्ड सेल होती हैं, जो क्रॉस्ड सेल होती हैं वो है यहाँ पर। और सबसे नीचे ट्यूब सेल, ट्यूब सेल्स। और ये इसको हमने क्या कहा था? इनर एपिडर्मिस। इसको इनर एपिडर्मिस, क्योंकि इस कैरियोप्सिस सीड कोट को, जिसको हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया था, ये सबसे लास्ट लेयर होती है इसकी। सबसे भारी आउटर एपिडर्मिस, जिसे एपिडर्मिस कह रहे थे, उसके बाद में हाइपोडर्मिस, फिर पतली कोशिका भित्ति वाली जो पतली जो कोशिका भित्ति उसकी जो सेल्स होती हैं, थिन वॉल्ड लेयर होती हैं। जस्ट उसके नीचे जो क्रॉस रूप में प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स होती हैं। और इसके नीचे कौन सी होती हैं? ट्यूब सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो हो गया कैरियोप्सिस कोट, जिसको हमने किसमें? 5 पार्टों में डिवाइड किया था। अब इसके नीचे ये पाया जाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस ये वो कंडीशन है जब तक मैच्योर नहीं हुआ। इमैच्योर, इमैच्योर फ्रूट की कंडीशन है ये। अगर मैच्योर फ्रूट है यहाँ पर, अगर फल का परिपक्वन हो गया है तो यहाँ पर न्यूसेलस क्या होगा? कंप्लीट यूज में आ जाएगा। अगर फल का परिपक्वन नहीं हुआ है, अभी इमैच्योर है, तो उस कंडीशन में ये न्यूसेलस होगा। जैसे आप एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाएं तो इसको शो करें तो भी ठीक, और नहीं करेंगे तो भी ठीक। न्यूसेलस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इमैच्योर है तो किसी इमैच्योर की हम टीएस काट कर देख रहे हैं तो उसमें मिलेगा, और मैच्योर की देख रहे हैं तो नहीं मिलेगा। अब इसके नीचे जो उपस्थित होती है ये क्या होता है? यहाँ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की यहाँ परत को क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर। तो ये होती है एल्यूरोन लेयर। अब यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये पूरा की पूरा क्या है? यहाँ पर संचित भोज्य पदार्थ होगा। संचित भोज्य पदार्थ। एल्यूरोन लेयर के अंदर की तरफ यहाँ पर कंप्लीट संचित भोज्य पदार्थ यहाँ पर होता है। और इसी संचित भोज्य पदार्थ में एक किनारे की तरफ यहाँ पर क्या उपस्थित होता है? एम्ब्रियो। एक किनारे की तरफ यहाँ एम्ब्रियो उपस्थित होता है। जैसे हम गेहूं का स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। तो इसमें जो नीचे वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, इस नीचे वाले पार्ट में कुछ संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। और यहाँ
ये पूरा के पूरा एंडोस्पर्म है, ये जो पार्ट है पूरा की पूरा क्या है, ये एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म में बिल्कुल जस्ट नीचे की ओर यहां ऊपर की ओर प्रांकुर मिलेगा और नीचे की ओर मूलांकुर मिलेगा। यहाँ नीचे की ओर मूलांकुर मिलेगा। तो हमको ये जो संरचना यहाँ दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना ही क्या है, यहाँ एम्ब्रियो। क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर ही क्या होंगे, प्रांकुर और मूलांकुर प्रेजेंट होंगे। तो ये नीचे की संरचना एम्ब्रियो होगी। तो ये होता है आपके मोनोकॉट जो सीड है गेहूं, उसका प्रारूपिक, गेहूं का प्रारूपिक डायग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो सीड्स हैं, इन सीड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, सीड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीड्स के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं हम। बीजों का महत्व, बीजों का महत्व। बीजों के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, सीड्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है, यहाँ इस एम्ब्रियो के साथ साथ, सीड्स में एम्ब्रियो तो है ही, इस एम्ब्रियो के साथ साथ यहाँ संचित भोज्य पदार्थ भी होते हैं, संचित भोज्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। तो सीड्स के अंदर एम्ब्रियो के साथ साथ में जो संचित भोज्य पदार्थ उपस्थित हैं, ये संचित भोज्य पदार्थ दो काम आते हैं। अगर सीड्स को हम अपने खाने में काम में ले रहे हैं तो वो हमारे काम आएंगे, और अगर सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, उसका अंकुरण हो रहा है, तो वहां पर उसको पोषण प्रदान करने के काम आएंगे। सीड के जर्मिनेशन के समय जो भोज्य पदार्थ संचित हैं, इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होकर प्रोटीन है, वसा है, फैट, एनीवन जो भी है, उसका ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में प्लांट है तो क्या निकलेंगे, मूलांकुर और प्रांकुर। तो इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से लेकर के यहाँ प्रांकुर और मूलांकुर के निर्माण तक, जब तक उसके अंदर फर्स्ट लीफ का निर्माण नहीं हो जाता, प्रथम पर्ण का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक ये संचित भोज्य पदार्थ यहाँ इसके जर्मिनेशन के समय इसको ऊर्जा प्रदान करेगा। और अगर स्टोरेज के रूप में ह्यूमन अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है तो ह्यूमंस के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। तो दो काम यहाँ पर सीड्स के होते हैं। अब ये जो सीड्स पाए जाते हैं, यहाँ पर जो सीड्स हैं, ये सीड्स कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं, लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लंबे समय तक संग्रहित नहीं कर सकते। जैसे आलू है, आलू भी क्या है, सीड है, क्योंकि आलू को बोया जाता है। गन्ना है, गन्ना खुद अपने आप में एक सीड है। तो इनको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, इनको लंबे समय तक नहीं रख सकते, ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन जैसे गेहूं है, चना है, चावल है, जौ है, बाजरा है, ये सभी क्या है, इनको हम कई साल तक, कई लंबे समय तक इनको संग्रहित करके रख सकते हैं। तो क्यों करके रख सकते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो स्टूडेंट्स, पहली बात, जो सीड्स होते हैं इनके अंदर जो जल की मात्रा होती है, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, यहाँ जल की मात्रा कैसी होती है, मिनिमम जल पाया जाता है। सीड्स के अंदर लगभग 5 से 12% तक, 5 से 12% तक, कहीं 15 भी मिल जाता है, 10 से 15, तो मिनिमम 5 से 12% तक जल उपस्थित होता है। और यहाँ इस जल पर जो इसकी जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जो उपापचयी रिएक्शंस हैं,
जो उपापचयी क्रियाएं हैं ये क्रियाएं क्या हो जाती हैं, लगभग लगभग जीरो हो जाती हैं। यहाँ पर जो उपापचयी क्रियाएं हैं ये क्रियाएं कैसी हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होंगी तो यहाँ पर एंजाइम्स की आवश्यकता होगी, और एंजाइम्स के लिए जल होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जल ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में, तो यहाँ पर उपापचयी क्रियाएं भी नहीं होंगी। तो इसी कारण जो सीड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रसुप्त अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। और इसी प्रसुप्त अवस्था के कारण इनका जो एम्ब्रियो है वो भी लंबे टाइम तक कहाँ रहता है, सीड के अंदर सुरक्षित रहता है। तो जो इस प्रकार के जो सीड होते हैं उनको लंबे टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बीजों में जो निलंबन होता है, निलंबन संजीवन के कारण किस प्रकार से पाया जाता है। नेक्स्ट, बीजों में निलंबन संजीवन या जीवन। तो यहां पर बीजों में जो निलंबन संजीवन पाया जाता है, संजीवन के कारण देखते हैं कि कारण इसके कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पर प्रसुप्त अवस्था पाई जाती है, ये निलंबित अवस्था पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अकेला कारण यही नहीं है जल, अकेला कारण जल ही नहीं है, यहाँ पर कई कारण होते हैं। फर्स्ट तो यही देखते हैं हम, मिनिमम जल की अवस्था, जल की मात्रा, यहाँ पर मिनिमम जल की मात्रा। कुछ वातावरणीय कारक भी होते हैं, वातावरणीय कारक भी होते हैं। कुछ तो बीज के अंदर के कारक फैक्टर यहाँ पर कार्य करते हैं, कुछ यहाँ जो बाहर वातावरण है उस वातावरण के कारण यहाँ पर कार्य करते हैं। बीजों की खुद की कार्य की, बीजों की कार्य की फिजियोलॉजी और बीजों की संरचना, बीजों की संरचना, ये सभी वो कारक हैं जिनकी वजह से यहाँ पर बीजों के अंदर निलंबन पाया जाता है, निलंबन संजीवन पाया जाता है, प्रसुप्त जीवन पाया जाता है। अब ये कौन कौन से कारक कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या सभी के अंदर होते हैं, तो सभी कारक एक साथ सभी सीड्स के अंदर प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है। सभी के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कारक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की पाई जाती है, एक तो प्राइमरी प्रकार की प्रसुप्ति पाई जाती है और एक द्वितीय प्रकार की प्रसुप्ति पाई जाती है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम प्राइमरी प्रसुप्ति की। प्राइमरी प्रसुप्ति, जो प्राइमरी प्रसुप्ति होती है स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी प्रसुप्ति किसके कारण आती है सीड्स में, तो ये प्राइमरी प्रसुप्ति पहले तो आप जो सीड के ऊपर सीड कोट पाया जाता है, बीज आवरण, किसी भी सीड के ऊपर जो सीड कोट पाया जाता है वो सीड कोट कैसा है, या फिर जो फल है उस फल की फल भित्ति कैसी है, सीड कोट व फल भित्ति के कारण, सीड कोट व फल भित्ति के कारण, क्योंकि ये भी अपने आप में अहम भूमिका निभाते हैं। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ चुके हो सीड डोरमेंसी को, तो वहां सेकेंड ईयर में सीड डोरमेंसी में जब आपने पढ़ा हो तो सीड कोट जो होता है वो एक अहम भूमिका निभाता है। सेकंड, जो यहाँ पर भ्रूण की अवस्था होती है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण की अवस्था, भ्रूण की अवस्था, जैसे अभी गेहूं को हमने थ्रेसिंग हुई है, गेहूं को निकाला है, तो गेहूं की थ्रेसिंग के बाद में अगर हम तुरंत गेहूं को जमीन के अंदर डाल दें तो स्टूडेंट वो जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि उस कंडीशन में जो उसका एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो क्या है, इमैच्योर, एम्ब्रियो परिपक्व नहीं हुआ है, उसको लेकर के हमने भर दिया, भंडारण कर दिया। जब उसको हम भंडारण कर देते हैं तो उस भंडारण के टाइम उसमें कुछ केमिकल एक्सचेंज होते हैं, उस कुछ रिएक्शंस का वहाँ श्रावण वहाँ पे एंजाइम्स का श्रावण होता है, तो वहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी वजह से उसका एम्ब्रियो क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा। तो ये भी कारण है
कि अगर किसी भी जैसे मोनोकोट्स हैं जो धान, जिसे हम धान फसल कहते हैं, तो इनकी अगर थ्रेशिंग के तुरंत बाद हम अगर बो दें तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे सीड्स जिनका थ्रेशिंग के समय जो एम्ब्रियो है वो इमेच्योर है, उनके एम्ब्रियो को मैच्योर होने के लिए कुछ टाइम की आवश्यकता होती है, कुछ समय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भ्रूण की अवस्था भी डिपेंड करती है। तो ये किस में आता है? प्राइमरी प्रसुप्ति के अंदर आता है। विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताओं के कारण, विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताओं के कारण भी प्राइमरी प्रसुप्ति आती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और न्यूट्रल डे प्लांट। जो न्यूट्रल डे प्लांट होते हैं इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसका? प्रकाश का। इनमें प्रकाश का कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे होते हैं, तो ये चीज भी आप लोगों ने सेकेंड ईयर में देखी है, तो वहां इनके ऊपर प्रकाश अवधि का फर्क होता है। प्रकाश अवधि लॉन्ग डे के लिए अधिक चाहिए, शॉर्ट डे के लिए कम चाहिए। तो यहाँ पर जो विशिष्ट प्रकाश है इनकी आवश्यकताओं के कारण भी यहाँ पर प्राइमरी प्रसुप्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, जो सीड्स होते हैं, सीड्स में इनविटर्स की, दमनकों की उपस्थिति, दमनकों, दमनकों की उपस्थिति। कुछ सीड्स के अंदर, कुछ क्या अधिकतर सीड्स के अंदर यहां पर इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, कुछ दमनक पाए जाते हैं, और इनकी जो कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन हाई होती है। जब तक ये कंसंट्रेशन हाई रहेगी तब तक सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। इन इनहिबिटर्स की जब तक कंसंट्रेशन हाई रहेगी तब तक यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं होगा। तो जर्मिनेशन किस कंडीशन में होगा? अगर इस कंसंट्रेशन को क्या कर दें हम? कम करने के बाद में, इनकी सांद्रता कम होने के बाद में इनका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इफेक्ट कम होने पर यहाँ सीड्स का क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन। तो ये भी किस में आता है? प्राइमरी प्रसुप्ति के अंदर आता है। निम्न ताप की आवश्यकता, निम्न ताप की आवश्यकता। कुछ सीड्स के लिए यहां पर निम्न ताप की आवश्यकता होती है। वो तब ही जर्मिनेट होंगे तब उनको चिलिंग टेम्परेचर मिल जाएगा, चिलिंग टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये चिलिंग टेम्परेचर क्या होता है? सीड को बहुत कम टेम्परेचर पर ले जाकर के तुरंत अधिक टेम्परेचर पर ले आना। सीड्स को पहले बहुत कम टेम्परेचर पर लेके चले गए, 0 या माइनस में ले गए हम, और उसको तुरंत वहां से निकाल करके हाई टेम्परेचर पर ले आए, 35-40 डिग्री सेल्सियस पर ले आए। तो यहाँ कुछ ऐसे सीड्स होते हैं कि इनको चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। चिलिंग टेम्परेचर पर जब ये पहुंच जाते हैं उसके बाद ही कहाँ पहुंचते हैं? उसके बाद ही इनके अंदर जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्राइमरी प्रसुप्ति के कारण हैं जिनकी वजह से सीड्स के अंदर प्राइमरी प्रसुप्ति पाई जाती है। सेकेंडरी प्रसुप्ति वो हम उत्पन्न कर सकते हैं। ये तो प्राकृतिक रूप से पाई जा रही हैं, ये जितनी भी पाई जा रही हैं वो प्राकृतिक रूप से पाई जा रही है। जैसे आलू है, आलू के अंदर सेकेंडरी प्रसुप्ति हमको लानी है, तो उसको क्या करेंगे? हम कोल्ड स्टोर में जाके जमा करा देंगे, कोल्ड स्टोर में ले जाके वहां उसको रख देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है? बहुत कम। टेम्परेचर बहुत कम है तो उसके अंदर सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी? कम। मेटाबॉलिज्म कम होगी तो उसके अंदर वो सीड कैसा रहेगा? क्योंकि हमने भी देखा है कि अगर मेटाबॉलिज्म लगभग 0 हो जाए तो क्या रहेगी? प्रसुप्त अवस्था में रहेंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम किसी वजह से अपने स्वार्थ के लिए
उनको प्रसुप्त अवस्था में रख रहे हैं तो वो होती है सेकेंडरी प्रकार की प्रसुप्ति। प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं, वो अधिकतर कैसी पाई जाती हैं, कृत्रिम रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ कि बीजों के सफल अंकुरण के लिए अनुकूलन क्या क्या होते हैं। बीजों में सफल अंकुरण के लिए अनुकूलन, पहले तो स्टूडेंट्स अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं हम उनकी नहीं कर रहे जो हमारे फसली प्लांट हैं, जो हमारे फसली प्लांट हैं, क्योंकि फसली प्लांट में एडेप्टेशन हम अपने हिसाब से भी ले आते हैं, वहां पर ह्यूमंस का हेरफेर होता है। ये वो कंडीशंस हैं जहां ये प्राकृतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, ह्यूमंस का कोई हेरफेर नहीं होता है, इनकी खुद की होती हैं, नेचुरल होती हैं। तो यहाँ इस प्रकार के जो सीड्स होते हैं इनमें अंकुरण के लिए कुछ अडेप्टेशन पाए जाते हैं, यहाँ कुछ विशेष प्रकार के अडेप्टेशन पाए जाते हैं, कुछ विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ी है प्राइमरी प्रसुप्ति। तो प्राइमरी प्रसुप्ति जिन कारणों से हो रही है वो कारण सतह ही कैसे खुद ही अपने आप कैसे अलग होंगे, तो यहाँ पर उनके लिए कुछ विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पर क्योंकि जो यहाँ पर प्रसुप्ति पाई जा रही है, जो यहाँ प्रसुप्ति पाई जा रही है सीड के अंदर, ये प्रसुप्ति जो सीड में प्रसुप्ति उपस्थित है, ये प्रसुप्ति वास्तविक रूप से है क्या? तो स्टूडेंट्स ये प्रसुप्ति वो है या उस मौसम का वेट है या उस स्थिति का वेट है, उस स्थिति की प्रतीक्षा है जो बीजांकुरण के लिए उत्तम होती है, जो बीजांकुरण के लिए उत्तम होती है। जब ये स्थिति आ जाएगी, उत्तम कंडीशन जब आ जाएंगी, तो यहां पर जो प्रसुप्ति है, जो डोरमेंसी है, वो क्या हो जाएगी, स्वतः ही टूट जाएगी। तो यहाँ बीजांकुरण के लिए जो उचित परिस्थितियों की जो प्रतीक्षा हो रही है, यहाँ पर जिन उचित परिस्थितियों की प्रतीक्षा हो रही है वही प्रतीक्षा क्या कहला रही है, यहाँ पर प्रसुप्ति कहला रही है। तो यहाँ अब वो अनुकूलन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पहले अनुकूलन की बात करते हैं हम, अंकुरण दमनकों की उपस्थिति। अंकुरण दमनकों की उपस्थिति, इनहिबिटर्स की उपस्थिति। यहां पर जो सीड्स पाए जाते हैं इन सभी सीड्स के अंदर इनहिबिटर्स उपस्थित होते हैं, दमनक उपस्थित होते हैं, इन सीड्स के अंदर इनहिबिटर्स उपस्थित होते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब इनकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई, तो तब तक यहां पर जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन वर्षा काल में, वर्षा काल में क्या हुआ, वर्षा हुई, कोई ये सीड है, वर्षा हुई तो चारों तरफ क्या हुआ, पानी। अब पानी है तो पानी तो अंदर जाएगा, पानी सीड में अंदर गया, सीड में अंदर गया, जो इनहिबिटर्स थे इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो। पानी जब सीड के अंदर गया तो सीड के अंदर पानी जाने पर इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई। अब ये वो कंसंट्रेशन हो जाती है जहां पर जो मेटाबॉलिज्म है वो रुक नहीं पाती या फिर इनहिबिटर्स अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो यहाँ ये जो इनहिबिटर्स हैं दोनों प्रकार से उपस्थित हो सकते हैं। ये इनहिबिटर्स यहाँ पर फल वृत्ति में भी उपस्थित हो सकते हैं,
या सीड के अंदर भी उपस्थित हो सकते हैं। इन सीड के अंदर भी उपस्थित हो सकते हैं। तो ये कोई सी भी कंडीशन है, या दोनों ही कंडीशनों में कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई। जब यहाँ पर कंसंट्रेशन लो हो जाती है इनहिबिटर्स की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अंकुरण। नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाएगा, यहाँ अंकुरण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टमाटर में पाया जाता है फेरुलिक, टमाटर में उपस्थित फेरुलिक एसिड, फेरुलिक एसिड जो नींबू वर्ग के प्लांट होते हैं, नींबू वर्ग के प्लांट, इन नींबू वर्ग के प्लांट्स में यहां पर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यहां कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो यहां पर अगर फेरुलिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या कर दें, हम लो कंसंट्रेशन कर दें, तभी टमाटर के बीज का क्या होगा, अंकुरण। ऐसे ही नींबू वर्ग के प्लांट्स में इन कार्बनिक पदार्थों की कंसंट्रेशन क्या कर दें, कम कर दें, तभी यहां पर इस नींबू वर्ग के प्लांट्स की क्या होगी, सीड्स का अंकुरण होगा। तो ये वो कंडीशन है जो वर्षा काल में सीड्स के अंदर या फल वित्ती के अंदर पानी जाएगा, जो इन दमनक हैं, इन दमनकों की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और यहाँ पर अंकुरण प्रेरित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मरूदभिद बीजों के अंदर किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।